नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी कर्मयोगी में। इस वीडियो में हम साइंस के पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि सीडीएस एग्ज़ाम का है। यूपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है। ये 2025 की पेपर है। तो जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, ये बिहार जो बीपीएससी की लेवल है, ठीक उसी लेवल की क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम काफ़ी सीखने का प्रयास करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट्स इससे एसोसिएटेड होंगे सारे क्वेश्चन से, वो भी डिस्कस करेंगे। और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा जो ऑप्शंस है, उसके थ्रू भी हम जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग वो पढ़ेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। और जहाँ भी आपको लगे नोट डाउन करने का, वो नोट डाउन कर लेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आप नोट डाउन करेंगे। ट्रिक्स टेक्निक्स, जैसे कैसे इंटेलिजेंट गेस करना है किसी क्वेश्चन में। अगर आप मान लो कि किसी क्वेश्चन के बारे में पता भी नहीं है, बट स्टिल आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले जो 30 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, उससे आप ध्यान से देखेंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ ये वीडियो देखें। ये आपके आपके फ़ायदेमंद के लिए है, क्योंकि अगर अगले 16-17 वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ रहेंगे इसमें। यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ रहेंगे, बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ रहेंगे, और जो बीपीएससी ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम कराने वाले हैं आगामी वीडियोज़ में। और आपको पता है, हाल ही में जो एडीओ का एग्ज़ाम लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, इसमें साइंस से प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। जो लेवल था कुछ ज़्यादा ही था लेवल, लेकिन उस लेवल तक नहीं पूछा जाएगा बीपीएससी में। लेकिन उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, और सोर्स कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम राकेश है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सॉल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन द सी वाटर। सी वाटर में सॉल्ट की जो ऑर्डर है, क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है सॉल्ट की, वो सोडियम क्लोराइड होती है। ये तो ऑब्वियस भी है। आप अगर बीच में गए होंगे या समुद्र के आसपास गए होंगे, तो वहाँ की जो पानी है काफ़ी खरा होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की 77.8% कंपोजिशन होता है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिसकी 10.9% है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7%। फिर कैल्शियम सल्फेट 3.6%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें पता लग जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, तो अगर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कम होता है। ये तो ऑब्वियस है, कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं उतना सॉल्टी नेचर का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सॉल्टी नेचर सोडियम क्लोराइड होता है। जो टेस्ट की हम अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब इसका क्या होगा, 3 लास्ट में होगा, तो ये चला जाएगा ऑप्शन। सबसे कम कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब आइदर बी और सी, ए और डी आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। उसका 3 और 2 में देखें तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के बाद नंबर आता है। तो इसका मतलब उसके बाद सबसे कम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम सल्फेट, देन मैग्नीशियम। इससे आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जो आप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, मैं हर क्वेश्चन के बाद 2 या 3 सेकंड का पॉज लूँगा। आप अपने खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और खुद से काउंट करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आपका इसमें लेवल 20 से ज़्यादा सही कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका लेवल सही है। यहाँ से 20 से डेफिनेटली आपका 15-16 वीडियोज़ के बाद 28 से 29 सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ योर इमेज अपीयर्स टू बी एरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर। मतलब किसी मिरर के सामने ही मैंने नहीं रखता कितने दूर खड़े हैं, उसमें हमेशा एरेक्ट रहेगा। ये कौन सा मिरर हो सकता है, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स। प्लेन और कन्वेक्स, प्लेन तो होता ही है, डेफिनेटली सही। तो ए और डी में आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में भी एरेक्ट, वर्चुअल और इसमें डिमिनिश होता है। जैसे कि जितने भी व्हीकल्स हैं, आपने देखा होगा, जो रियर इमेज मिलती है, तो उसमें वर्चुअल होती है, एरेक्ट भी होती है, और डिमिनिश्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो मैटर कितना पीछे है कि उस मिरर के, किसी मिरर के, हमेशा एरेक्ट किस केस में आएगा, तो प्लेन और कन्वेक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, कौन सा रूल डिटरमाइन करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताना है, किस रूल से पता चलता है। मान लीजिए कोई भी वायर के थ्रू करंट पास कर रहा है, तो किस रूल से, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हंस प्रिंसिपल। हंस रूल तो नहीं, ये तो केमिस्ट्री का है, उसमें
बात होता है, जैसे कि ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो इसका आंसर राइट हैंड थंब रूल होगा। ये थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, और जो 4 फिंगर्स है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या पता चलता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर करंट किसी कंडक्टर से, वायर से क्रॉस कर रहा है तो उसके रिवॉल्व करता है मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स में। तो इसका आंसर क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। और बाकी ऑप्शन की बात करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इससे पता चलता है मोटर में जो करंट का डायरेक्शन का पता चलता है। जो मोटर में, एक मोटर होता है, दूसरा जनरेटर, तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं जनरेटर के केस में, क्योंकि जनरेटर में जो भी करंट आती है, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, उसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए यूज होता है और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। अब देखिए, आपको एग्जाम हॉल में डाउट हो सकता है कि लेफ्ट हैंड मोटर के लिए है क्या राइट हैंड जनरेटर के लिए है। तो आमतौर पे मैक्सिमम लोग, जब जनरेटर आपने देखा होगा नॉर्मल सा ये जो मशीन है, तो जनरेटर हमेशा राइट हैंड से लोग स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन राइट हैंड से मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं याद करने के लिए बता दे रहा हूँ। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के केस में होता है, जनरेटर। ठीक है दोस्तों, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर्स में। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटरसाइकिल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 सेकेंड में। तो इसका तो नॉर्मल आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। सिंस 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है जो कि यू 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है 7, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है और टाइम दिया हुआ। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी आपका दिया हुआ है कितना, 7 मीटर पर सेकेंड, यू क्या है 5 प्लस ए 3, तो 7 माइनस 5 गया 2 इक्वल टू ए बाई 3। ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। सिंस आपको एक्सेलरेशन मिल गया, अब आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एस आपका क्या हो गया, यू हो गया आपका 5 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है 2/3, और टी क्या है 3 इंटू 3। तो ये 3 गया, ये 3 गया, 2 इसके साथ, तो टोटल कितना है 5 इंटू 3 सा 15 प्लस 3। ठीक, तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ फार्मूला लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो शॉर्टकट मेथड ये होता है डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना, v प्लस यू बाई 2 एवरेज वेलोसिटी हो गई इंटू टाइम। ये फार्मूला अगर लगाते हैं तो 7 प्लस 5 अपन 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा दोस्तों 6 इंटू 3, तो 18 मीटर। दोनों कैसे ये आ रहा है, लेकिन ये शॉर्टकट बस ये उसी केस में यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में ये फार्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इस फार्मूला से काइनेमेटिक्स, और दूसरा काइनेमेटिक्स का ये एस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और फार्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये भी काफ़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 किलोग्राम अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो पावर क्या है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितना फास्ट हम किसी काम को कर रहे हैं, उसे पावर बोलते हैं। तो वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना है दोस्तों 50 इंटू 10 mg हो गया, और एस क्या है, एच हो गया हाइट 8 डिवाइड बाई 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 ये गया 5 इंटू 10 40, 400 वाट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। पावर हमेशा याद रखना, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। कि
जो वर्क को कितने टाइम में कर रहे हैं उससे पावर पता चलता है। अगर पावर ज़्यादा होगा इसका मतलब कि काम बहुत फास्टली हो रहा है, फास्टर रेट पे हो रहा है। अगर पावर कम है तो वर्क स्लोली किया जा रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, एम जी, एम हो गया आपका 50 इंटू 10 जी, और 8 हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपका आ रहा है कैलकुलेट करने को 400 वाट। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट से गलत है। तो पहला है ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बिल्कुल सही है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। जितनी भी बॉडीज़ है पूरे यूनिवर्स में सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, मून वैसे अर्थ को अट्रैक्ट करती है, राइट। उसी तरह सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, अर्थ सन को अट्रैक्ट करता है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नहीं, देखिए ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर है, दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंट है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ ऑफ मोशन दिया गया था न्यूटन के द्वारा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, देन थर्ड लॉ, जो कि एक्शन रिएक्शन है। और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये अलग है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज़ वाई दिस इज रॉन्ग। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो। ये बिल्कुल सही है। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और इसे कुछ और फैक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जो जी की वैल्यू होती है सबसे मैक्सिमम होती है पोल पे। कहाँ होती है मैक्सिमम दोस्तों, तो पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कहाँ होती है, सरफेस की बात करें तो अर्थ की सरफेस पे मिनिमम कहाँ होगी, इक्वेटर पे। ठीक है दोस्तों, इक्वेटर पे क्या होगी, मिनिमम। सरफेस की बात की जा रही है, ठीक है। अगर अर्थ की सरफेस की बात की, दो चीज़ें हैं, एक पोल जिस पे जी मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मिनिमम। एक और चीज़, जिस तरह से जी अगर अर्थ के सरफेस जैसे ऊपर जाएंगे हम, एटमॉस्फेयर की तरफ जाएंगे, तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर जी अर्थ के नीचे जा रहे हैं, मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं ड्रिल करके, तो उस केस में भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये चीज़ें याद रखना आपको, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी फ्लोट्स इन द लिक्विड इफ द बाउंड फोर्स इज, हाँ, बाउंड फोर्स क्या होता है। ये बाउंड फोर्स, ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में रखते हैं, तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट को हम बाउंड फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए कि हम बॉल, ये 1 kg का बॉल हम वाटर में लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, इसके चलते कुछ लिक्विड इसके कारण डिस्प्लेस हुआ। जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है दोस्तों, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसके वेट को हम बोलते हैं बाउंड फोर्स। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू बाउंड फोर्स, एफ बी। ठीक है दोस्तों, तो एफ बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो वी जी। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी वॉल्यूम हो गया जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका बाउंड फोर्स हो गया। तो बॉडी उसी केस में फ्लोट करेगी जब हमारा जो बाउंड फोर्स है इज इक्वल टू इट्स वेट। ये आंसर हो जाएगा। अगर बाउंड फोर्स कम हुआ तो बॉडी डेफिनेट ऑब्वियसली सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए उसी का एप्लीकेशन सेम क्वेश्चन पूछा है सेम एग्जाम में। अब मेटालिक स्पीयर जो मास उसका कितना है 1 kg, वॉल्यूम कितना है 2.10⁻⁴, और बाउंड फोर्स इसमें कितना एग्जर्ट कर रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए मेटालिक स्पीयर एंड वॉल्यूम इज कम्प्लीटली इमर्स। ये जब बोल रहा है कम्प्लीटली अगर इमर्स कर दिया गया, मतलब पूरा पानी के अंदर है, जितना मेटालिक स्पीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा लिक्विड। वाटर की बात होती है, वाटर, तो वाटर की वॉल्यूम क्या हो गई 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। और डेंसिटी कितना दिया हुआ है दोस्तों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी तो यूज करना है। तो इसका बाउंड फोर्स क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, रो वी जी। इसका क्या 1000 × 2 × 10⁻⁴, और जी क्या है 10। तो आपका ये इससे कट जाएगा 4 और ये 4, तो कितना बचा 2 न्यूटन्स। ठीक है दोस्तों, बाउंड फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन। ये ध्यान देना आप इधर। और ये जो मेटालिक स्पीयर उसका कितना वेट है 1 फोर्स बाई स्पीयर। इसका देख लेते हैं मास 1 kg × 10,
तो इसका होगा 10 न्यूटन। अब देखिए जो वेट है स्पीयर का कितना 10 न्यूटन हो गया, अब बैंड फोर्स कितना है 2 न्यूटन, तो ऑब्वियसली क्या बॉडी होगी, कंप्लीटली सिंक करेगी। ठीक है, वैसे ही इसका आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 न्यूटन। लेकिन अगर पूछा जाए क्या ये बॉडी इमर्ज करेगी, फ्लोट करेगी, या, तो इस केस में बताना है सिंक कर जाएगी, क्योंकि जो बैंड फोर्स काफ़ी कम है, 2 न्यूटन काफ़ी कम है, इसलिए बैंड फोर्स सिंस दैट इज़ नॉट इनफ। अगर 10 न्यूटन रहता या उससे ज़्यादा रहता तो इस केस में जो मेटालिक स्फीयर है ये फ्लोट करते हुई नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे 71वीं में ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ध्यान देंगे। ए लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वॉट 220 वोल्ट हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट। तो इसमें पूछ रहा पावर डिसिपेट कितना होगा, तब पावर पता है आपको कितना है दोस्तों, V² अपॉन R। सिंस R तो कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा, P1 अपॉन P2 V1² V2²। ठीक है, तो P1 P2 तो हमें पता, P1 तो दिया हुआ है दोस्तों, कितना है, P1 है आपका 60, P2 हमें फाइंड करना है, और V1 कितना है 220, और P2 जो है V2 जो है 110 वोल्ट। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने के बाद P2 का आंसर आ जाएगा कितना, ये 2 टाइम्स गया तो 4, तो 60/4 इक्वल्स टू 15 वॉट। बहुत प्लेन एंड सिंपल है, आपको सिर्फ ये एक फार्मूला याद रखना है, पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 V1² V2² करेंगे तो 15 वॉट आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पावर इक्वल टू V² R भी होता है। पावर का फॉर्मूला अगर देखें तो इसको और क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे V को हम I² R² लिख सकते हैं, तो R गया क्या लिख सकते हैं, I² अपॉन R भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट फार्मूला है, डिपेंडिंग ऑन द जैसा वेरिएबल दिया हुआ है वैसा आपको कैलकुलेट करना है। इस केस में पावर इक्वल टू V² अपॉन R से मैंने यहाँ कैलकुलेट करके क्या निकाला, 15 वॉट। नेक्स्ट, अब देखिए विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी कंपाउंड से पूछ लेता है, कभी टेलीस्कोप से पूछ लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पूछता है। तो इसमें हमेशा पूछता है, ये इसमें तो पूछ रहा है कौन सा लेंस यूज होता है, तो इसमें हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस यूज होता है, और सिंपल माइक्रो इस केस में कैसा एक्ट करता है, जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कैसा, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स तक। लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात करें इस केस में, तो उस केस में कितने लेंस यूज होती हैं, 2। कितने बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितने यूज करते हैं, 2 कन्वर्जिंग लेंस, मतलब 2 कन्वेक्स लेंस, एक आई पीस होता है और एक ऑब्जेक्ट पीस। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में कौन सा, किसका फोकल लेंथ ज़्यादा कम होता है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका कम होता है, और जो आईपीस की फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा ऑब्जेक्टिव आईपीस का जो लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ कम होगी एज़ कम्पेयर टू आईपीस, तो याद रखना है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर कोई पूछे मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, तो इस केस में बहुत ज़्यादा होता है, 1000 टाइम्स टू 2000 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो उसमें लैक्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है, लेकिन उसमें हम लाइट की यूज नहीं करते, उसमें ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रो, इस सब में लाइट की यूज होती है, विजिबल लाइट, लेकिन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज बीम ऑफ और एरे ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस केस में लैक्स ऑफ टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं, हम नैनो स्केल लेवल तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। चलिए, तो इस एक कॉन्सेप्ट से देखिए आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ही पढ़ा, फिर मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है ये मैंने आपको बताया। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितना टैकल कर पा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन से 3 या 4 कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। मेरा वीडियो का मकसद यही है कि आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताना। ठीक है दोस्तों, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड।
अब देखिए अट्रैक्ट की बात की जा रही है, तो कहीं ना ग्रेविटेशनल की बात की जा रही है। तो इसमें क्या मास ऑफ बिल्कुल नहीं, डेंसिटी बिल्कुल नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं। तो इसमें वेट क्या फोर्स है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वेट क्या है, जैसे एक मास होता है, मास होगा 10 kg, लेकिन जब वेट की बात करते हैं उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना तब जाके वेट मिलता है। मास किसी बॉडी का मास है या किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो हमेशा फिक्स रहता है, या तो आप चांद पे हो या अर्थ पे या जुपिटर पे या मार्स पे। मास हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये स्केलर क्वांटिटी हमेशा फिक्स होता है, लेकिन वेट ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइसोबार ऑफ एलिमेंट्स हाउ सेम। देखिए बहुत सारे एग्जाम में आइसोबार पूछेगा, आपसे आइसोटॉप पूछेगा, आइसो इलेक्ट्रॉन पूछेगा, आइसो एंजाइम तक पूछेगा, लेकिन आपको डरना नहीं, हमेशा डाउट होता है कि आइसोबार में क्या होता है, आइसोटॉप में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइसोबार में क्या होता है, सेम, इसमें सेम मास नंबर होता है दोस्तों आइसोबार में। तो आइसोबार में सेम क्या होता है दोस्तों, आप बनाइए, 2 सेकंड आपको दे रहे हैं। एक आइसोबार है, आइसोटॉप है, आइसो न्यूट्रॉन है, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉन है। जब हम आइसोबार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, आइसो मतलब सेम और बार मतलब होता है वेट। तो आइसो जैसे कि आपने देखा होगा आर्गन, कैल्शियम, दोनों का मास क्या है 40-40, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसे कैल्शियम का क्या है 20 है। तो ये क्या हुआ आइसो बार। लेकिन जब आइसोटॉप की हम बात करेंगे, जैसे आपने क्लोरीन देखा होगा, मास एटॉमिक नंबर सेम है 17, लेकिन इसका एक 35 होता है, आइसोटॉप में एक 37 भी होता है। तो ये सब क्या हुआ, ये आइसोटॉप हुआ दोस्तों। अब देखिए अभी बहुत न्यूज में था एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, हाल ही में जब वार चल रही थी, जब एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की बात हो रही थी, तो जो यूरेनियम पाया जाता है नेचुरली 92 एटॉमिक नंबर है, और इसका जो नेचुरल पाया जाता है मास नंबर इसका 238 है, और जो रेयर पाया जाता है 235, 92 एटॉमिक नंबर। तो ये सब क्या है, यूरेनियम का आइसोटॉप हुआ। ये 235 क्या है, ये एनरिच्ड यूरेनियम होगा जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइसोटॉप और आइसोबार आप अभी तक आप समझ गए होंगे। तो इसका क्या होगा, आइसोबार ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम मास नंबर। तो आंसर क्या होगा, सी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे कभी रदरफोर्ड के बारे में पूछेगा, कभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूछेगा, कभी बोर के बारे में पूछेगा, तो उसे घबराना नहीं है आपने। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में सबसे पहला क्या है कि उसमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था, और कौन सा एक्सपेरिमेंट था बताओ, आप गेस करो, कमेंट करना आप इसमें। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उसमें न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराई गई थी, सॉरी अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराई गई थी, किस पे, गोल्ड फॉइल फॉइल पे। तो उसमें ये पाया गया कि मैक्सिमम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विथाउट एनी डेविएशन क्रॉस किया फॉइल को, लेकिन उसमें 1 in 1000 एंड 1 in lakh ठीक 180 डिग्री रिबाउंड करके वापस आया। तो उसे ये पता लगा कि कोई, सिंस अल्फा क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस से जब ये टकराया होगा तब ये 180 डिग्री रिबाउंड वापस रिफ्लेक्ट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये पता चला रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल से कि एक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ये सही है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम। सी, कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, इससे भी ये भी पता चला कि एटम की साइज क्या है, न्यूक्लियस की साइज क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रे हो विदाउट एनी डेविएशन कंप्लीटली गोल्ड फॉइल को क्रॉस किया। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, ये भी पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, द करेक्ट नेम बताना है, सिंबल बताना है, वैलेंसी। तो ये तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अगर याद नहीं तभी आप अपने कॉपी पे लिखेंगे और अपने दीवार पे चिपका लें। जैसे 1 से लेकर के 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होना चाहिए।
अगर एटॉमिक नंबर याद रहता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये याद हो जाएगा आपको आराम से। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना, 11वें नंबर का जो एलिमेंट है उसका सिंबल और वैलेंसी क्या है, तो अभी तो मुझे पता है सोडियम है ये, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। और पूछ क्या रहा है, नेम क्या है पहला, तो इसका सोडियम, दूसरा सोडियम सिंबल है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपने आज ये याद करने की कोशिश करें, 1 से 20 जितने भी एलिमेंट हैं आपको याद होना चाहिए ऑन द लिप्स एंड टिप्स। ओके, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। किस गैस को हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में हम यूज करते हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, PH3, COCl2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो इसका आंसर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है दोस्तों। और बाकी सर जो ये PH3 है, COC, काफ़ी ये पॉइजनस गैस है, इसका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और NH3 जो काफ़ी पंजेंट स्मेल का होता है ये भी यूज नहीं करते हैं। तो इसका सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा, कार्बोनेटेड वाटर होता है, पता भी है आपको। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है दोस्तों, H2CO3, स्लाइटली एसिडिक नेचर का। और देखिए, आप जब कोल्ड ड्रिंक मार्केट से ख़रीदते हैं तो देखते हैं जो ठंडा रहता है, काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है, पत्थर की तरह। लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो बोतल थोड़ा सा लूज हो जाता है। इसका मतलब जब बोतल खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, इसमें से प्रेशर रिलीज होता है, बबल्स बाहर आते हैं। बबल्स कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर होते हैं। तो प्रेशर एक कम हुआ पहला, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स निकलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कंपाउंड, सिलिकन, ये एलिमेंट है। टीन क्या है, ये भी इसका SN जो सिंबल है ये अगेन एलिमेंट। शुगर सोल्यूशन, ये क्या है, मिक्सचर है, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ये मिक्सचर हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कंपाउंड है क्योंकि CaCO3, ये कंपाउंड क्यों है क्योंकि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दो एटम्स, जो ये दो या दो से अधिक एटम जब जुड़ते हैं फिक्स्ड केमिकल कॉम्बिनेशन में, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो इसका आंसर सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, देखिए ये फिर से ये क्वेश्चन इसी में पूछा है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इससे क्या डिस्कवर किया गया था, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होता है सबसे, इससे एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड, मेटालॉइड किसको बोलते हैं, ये तो ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, मतलब इसके बीच बीच का, ठीक है दोस्तों, उसे मेटालॉइड बोलते हैं। तो आयोडीन नहीं, शुगर नहीं, कोक, ये कोयला बिल्कुल नहीं, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, मेटालॉइड है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, मेटालॉइड हो गया। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना तो मेटल का होता है ना ही नॉन मेटल का। और ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में, है ना दोस्तों, ट्रांजिस्टर बनाने में। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट ये भी करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी करता है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम ये नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, एक एटम के अंदर जैसे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और इसके आजू बाजू क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में और क्या है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है दोस्तों, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा लिवाइस एसिड कंटेन करता है, तो लिवाइस एसिड उसको बोलते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिवाइस एसिड। अब बेस किससे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सके। तो इस केस में अगर आप देखोगे AlCl3, CO3+, BF3, तो इस केस में देखिए LCl3 अगर देखेंगे, इसका जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन है एल्यूमिनियम का 2,8,3, तो ये 3 क्लोरीन का अगर मिल के बना ये 336, फिर भी 2 ऑक्टेट आराम से ले सकता है ताकि स्टेबिलिटी मिले। तो इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। CO3+ ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। BF3
बोरॉन का क्या है एटॉमिक, देखिए अभी मैंने बताया ये काफ़ी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोरॉन क्या 5 2,3 3 फ्लोरीन से आया तो +3 6 हुआ, स्टिल 2 की कमी है, 2 रिसीव कर सकते एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इसका पहला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, नहीं होगा तीनों BCD में से। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितना, किस में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वो बताना है। H2+, एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, एक, और दो में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो H2+ में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितना होता है दोस्तों, 2 प्रोटॉन प्लस, सॉरी 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका 2 हो गया। H2 अगेन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। O2+, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 8, 2 ऑक्सीजन में कितने, अगेन 16 हो जाएंगे, और एक प्लस है मतलब एक माइनस इलेक्ट्रॉन चला गया है बाहर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 15। तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 2 15, तब पहला। कितना इजी है। और ये तीनों क्वेश्चन कैसे बना, अगर आपको 1 से लेकर के 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, एटॉमिक नंबर पता है एलिमेंट्स के, तो आप 3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। काफ़ी इजी है, लूसेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज। देखिए मायोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, कैटरेक्ट, प्रेसोबायोपिया। तो मायोपिया बेसिकली ये नियर साइटेडनेस, आप नियर की वस्तु आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं इसमें, मायोपिया को सुधारने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव। एक रोचक कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपसे। देखिए मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, 70 इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें जैसे कि मैं स्पेक्स पहनता हूँ, तो उन्होंने पूछ लिया आपको क्या प्रॉब्लम, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो सिंस मुझे पता था पहले से, तो मैंने बता दिया, वहाँ कनकेव लेंस यूज करता हूँ मैं अपने स्पेक्स में। तो ये कनकेव लेंस यूज होता है मायोपिया में। ठीक है दोस्तों, नियर साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस किसको बोलते हैं दोस्तों, ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपर मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु आप नहीं देख सकते हैं, तो इस केस में आप कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, कैटरैक्ट, क्लाउडिंग ऑफ आई बॉल, प्रेसबायोपिया एज के साथ दिक्कत आती है। वाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो कि रफ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स के काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम, और वही उसी के चलते रफ होता है, ये होता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, यही आंसर होगा ये बिल्कुल। ड्यू टू द एब्सेंस नहीं, ये गलत हो जाएगा। और जो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या काम है दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये ऑर्गेनल है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है, गिबरलिन, एब्सिसिक, ऑक्सिन, ये सारा 1 2 3, थायरोक्सिन नहीं है। अब लेकिन इसमें ये पूछ सकते हैं गिबरलिन्स क्या है, ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ इनहिबिटर है। तो गिबरलिन्स है G4, जिबरलिन्स G4 ग्रोथ। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट है। एब्सिसिक एसिड ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो ऐसे याद करना है। अब बस, अब बस, ऐसे का मतलब बहुत हो गया, बस करो, मतलब ग्रोथ इनहिबिटर है ये। देखो तो ये छोटे छोटे ट्रिक मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा, कितना आप रटोगे। लेकिन ये सब चीज़ें, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो जिबरलिन्स में ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ इनहिबिटर नहीं पता। लेकिन एब्सिसिक सिंस एक बार मैंने आपको बता दिया, ये मतलब नहीं, या अब बस करो। ठीक है, ऑक्सिन भी ये क्या है, सेल एलोंगेशन का काम करता है, ये भी प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं, थायरोक्सिन, यह एनिमल हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, द नॉर्मल
सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। ठीक है दोस्तों, एक सिस्टोलिक होता है। ठीक है, तो डायस्टोलिक के केस में क्या होता है, ये रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, और ये कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब प्रेशर मैक्सिमम किस में ज़्यादा होगा, हमें पता 120/80 mmHg होता है। अब किस केस में सिस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक आपका क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पूरा, तो उसके से मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर 120 mm। इसका आंसर सी होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा, वो सिस्टोलिक में 120 हो गया, डायस्टोलिक में 80। खुद मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। इसे मैंने देखिए ऐसे याद किया, जब कोई स्पंज, मान लो कि एक इमेजिन करो कोई स्पंज आपके हाथ में है, स्पंज में पूरा पानी है, अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। ठीक उसी तरह हार्ट भी है, अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड उसमें से बाहर आएगा, तो ब्लड उससे बाहर आएगा तो ब्लड बॉडी में जाएगा, तो ब्लड प्रेशर उससे मैक्सिमम होगा, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस ट्रिक से आपको याद करें, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ब्लड बाहर आ रहा है। जिस तरह से मैंने एनालॉजी किसका दिया है, स्पॉन्ज का। ठीक है दोस्तों, इसका 120 mm सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक में क्या होता है 80। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्जस बिलोंग टू विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग फाइलम। तो इसका आंसर होगा पॉरीफेरा। पॉरस से याद रखना है, स्पॉन्जस में वो काफ़ी पॉरस होता है पॉरीफेरा, उसे याद रखना है। एनालिडा क्या है, ये अर्थवॉर्म वाला है। और स्नाइडेरिया क्या है, हाइड्रा फिश हो गया। ठीक है दोस्तों, स्पॉन्जस किस फाइलम का है, ये पॉरीफेरा का है। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, नहीं, सिंस लैक्टोज क्या है, डाइसैचेराइड है, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसैचेराइड। डाइसैचेराइड, डाइसैकेराइड बोल सकते हैं हम। इसका लैक्टोज में डाइसैकेराइड दो मोनोमर से बना हुआ है, एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। तो इसका आंसर क्या होगा, लैक्टोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। The enzymes which catalyzes the same reaction but have different amino acids composition are commonly referred as। अब देखिए, the enzyme which catalyzes the same reaction, अगर सेम रिएक्शन को कैटलाइज करता है लेकिन डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशन, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप। हमने अभी पढ़ा वो नहीं है, आइसो ये डिफरेंट अरेंजमेंट की बात कही भी नहीं है। आइसो एंजाइम को एंजाइम है, तो इसका आंसर होगा आइसो एंजाइम। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरूवेट मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर 3 है। देखिए, ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस जब इसका होता है, ग्लाइकोलाइसिस, तो ये 6 कार्बन आइटम है, तो ये 2 कार्बन आइटम बनाएगा 3 कार्बन आइटम्स के। ठीक है दोस्तों, तो पायरुवेट, ये पायरुवेट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। ग्लूकोज की जब ग्लाइकोसिस होती है तो पायरुवेट मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए थोड़ा टफ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज की जब भी ग्लाइकोसिस होगी तो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे 2 और 3 कार्बन आइटम के होते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। द ह्यूमन आई हैज़ अ पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, दिस इज आइडेंटिफाइड एज, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, फिर से हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ठीक मैं इससे भी अच्छा बेहतर करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको और फ़ायदा मिले। और आगे वाले वीडियो में मैं बीपीएससी टीआरई का भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, एईडीओ के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, और कंसेप्ट समझाने का कोशिश करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को अच्छे से देखें और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। और साइंस का आप टेंशन छोड़ दीजिए, हम यहाँ 300 से 400 तक एमसीक्यू कराने वाले हैं। आज तो 30 क्वेश्चन हुए, आज हमने थोड़ा बहुत सीखा, और आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से करने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद।